हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगी कि आपने चैप्टर को पढ़ा होगा पहले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला एक्सरसाइज है, यहाँ हमें दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि MCQ दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न करता है, ठीक है, इनके किससे डील करता है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उससे इन द इकोनॉमी में, तो बिल्कुल। सेकंड नंबर है, यहाँ पर बोला है लेवल ऑफ आउटपुट, है ना। चलिए सेकंड है द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, बिल्कुल जनरल लेवल ऑफ प्राइस से डील करता है ये। ठीक है, थर्ड में है GDP ग्रोथ, तो ये ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 4 नंबर में है ऑल ऑफ द एबव, बिल्कुल तीनों ही सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 2 नंबर में देखेंगे स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ, जो जनरल प्राइस लेवल है वो किससे इन्वॉल्व होता है ना, किसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या वो माइक्रो का है या फिर वो मैक्रो का है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि जो जनरल प्राइस लेवल है ये डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स से, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा मार्केट में, इसकी स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जनरल प्राइस लेवल यानी कि मार्केट में एक जो जनरल प्राइस होगा वो कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड होगा बाय द माइक्रो इकोनॉमिक्स। करेक्ट है। होप यहाँ की आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, एग्रीगेशन किस में इन्वॉल्व होता है, माइक्रो या मैक्रो। तो देखिए एग्रीगेशन तो हम मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एरिया में ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग इंडस्ट्री पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में इंडस्ट्री के बारे में, तो यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है वो छोटे छोटे स्मॉल फर्मों का एग्रीगेशन ही है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम एग्रीगेशन पढ़ते हैं, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड होता है, इसलिए वो मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन पढ़ते वैसे हम दोनों में ही है एग्रीगेशन, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसे मेजर तौर पर पढ़ते हैं, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीज़ें है ना। चलिए तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमें दिया गया है, तो हम दोनों को टिक करेंगे। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ जाएंगे। 4 नंबर में है इकोनॉमिक्स एजेंट इंक्लूड, इकोनॉमिक एजेंट कौन होते हैं, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, तीनों लोग ही इकोनॉमिक एजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। 5th नंबर में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, यहाँ पर आपको बोला गया है कि जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब एसोसिएटेड है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इन द मार्केट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट, देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैं जनरल इक्विलिब्रियम आपको बताई थी ऑप्शन नंबर 1 में, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, तो जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि पूरे मार्केट में इक्विलिब्रियम को बनाकर जो प्राइस डिसाइड होता है उसके बारे में ना, कैसे इक्विलिब्रियम आएगा मार्केट में। तो ये तो हम लोग कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़ते तो फिर वो हमारा क्या हो जाता, एक पर्टिकुलर फील्ड का इक्विलिब्रियम हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात की गई है जनरल इक्विलिब्रियम की, यानी कि एज ए होल, है ना, सब सारे ही इकोनॉमी के लिए बात की गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए तो हमारा बोल रहा है गोल्ड ऑर्नामेंट, तो ये एक पर्टिकुलर फील्ड हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड नंबर में देखेंगे इक्विलिब्रियम अक्रॉस ऑल मार्केट इन द इकोनॉमी, बिल्कुल देखिए ऑल मार्केट हमें मिला ना इन द इकोनॉमी, क्योंकि जनरल प्राइस लेवल की बात हो रही है ना, जनरल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सारे ही मार्केट को इंक्लूड करेंगे। सी नंबर में देख लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ गुड्स इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा नहीं। आगे देखेंगे, आगे हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चलिए सॉरी, देखिए एग्रीगेट डिमांड इज नॉट अ डैश वेरिएबल, एग्रीगेट डिमांड कैसा वेरिएबल नहीं है, देखिए यहाँ पर नॉट दिया गया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीगेट डिमांड हमें पता है कि किसका पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आपको नॉट, तो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सॉरी आंसर हो जाएगा माइक्रो। डैश इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज अ होल, अभी अभी हमने पढ़ा, तो एज अ होल जहाँ पर बात हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड नंबर में है स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ, प्राइस बिहेवियर की स्टडी हम किस में करते हैं, तो ये हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जबकि प्राइस डिटर्मिनेशन की बात किस में करते हैं, तो ये करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आपने की होगी क्लास 11th में। ठीक है, 4th नंबर में देखते हैं मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 5th नंबर है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी सेविंग लीड्स टू इन एग्रीगेट डिमांड, देखिए क्या बोला गया है कि सेविंग लीड्स टू इन एग्रीगेट डिमांड राइज और फॉल, तो अगर सेविंग घटेगी तभी तो आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। यहाँ पर है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी सेविंग लीड्स टू फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, अगर आप सेविंग को बढ़ाएंगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड घटेगा, और अगर आप अपना सेविंग को इंक्रीज करेंगे तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगा। अगर सेविंग को घटाएंगे तो डिमांड बढ़ेगा, है ना, दोनों का ही अपोजिट रिलेशन है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉल, सेविंग अगर बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। 6 नंबर में देखिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इन द सेंट्रल इशू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, उसके बारे में ही बात की जा रही है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ट्रू फॉल्स, है ना। ट्रू फॉल्स अगर हम लोग देखते हैं
देखिए यहाँ पर सबसे पहले है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड द चॉइस, ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता ही है, लेकिन यहाँ पर साथ में आपको ये भी कर दिया गया है कंटिन्यू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, तो होल की बात तो ओनली मैक्रो करता है, तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर में देखिए जनरल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो जनरल इक्विलिब्रियम है वो किससे रिलेट करता है, क्या वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है, तो बिल्कुल अभी अभी हमने पढ़ा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। आउटपुट ऑफ ए फर्म इज़ नॉट अ माइक्रो वेरिएबल, जो आउटपुट ऑफ ए फर्म है वो क्या मैक्रो वेरिएबल नहीं है, तो सही बात है ना। आउटपुट के बारे में हम किस में पढ़ रहे थे, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। फोर्थ नंबर में देखेंगे एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व ओनली इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो अभी हमने बताया था कि जो एग्रीगेशन है वो हमें माइक्रो मैक्रो दोनों में ही देखने को मिलता है, यहाँ पर लिख दिया है ओनली, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ नंबर में है इफ़ एन एडिशनल सेव मोर ही लीड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, हाउएवर इफ द इकोनॉमी सेव मोर इट मे बी ड्राइवन टुवर्ड द फ्यूचर पॉवर्टी। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा स्टेटमेंट आपको दिया गया है, अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेव करेगा तो अपने फ्यूचर के लिए, तो क्या उसका फ्यूचर अच्छा होगा, तो सही बात है। लेकिन अगर एक इकोनॉमी अगर सेव ज़्यादा से ज़्यादा करेगी तो क्या पॉवर्टी आएगी, ये भी सही बात है ना। अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करेगा तो उसके फ्यूचर के लिए तो वो बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर इकोनॉमी में सेविंग हो जाएगा, मार्केट में मनी घूमेगा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। 6 नंबर में देखिए what is logical at the macro level may not be true at the micro level, what is logical at the macro level may not be true। हाँ देखिए जो चीज़ें माइक्रो लेवल में लॉजिकल है ज़रूरी नहीं कि वो माइक्रो के लिए सही हो, है ना, दोनों ही ऑपोजिट चीज़ें हैं, दोनों ही अलग अलग चीज़ों का डिस्कशन करती है, तो ये बात भी क्या है, सही है। 7 नंबर में देखिए अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एजेंट, नहीं नॉट क्यों लगाया गया है, नॉट लगा के इसको गलत बना दिया गया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फॉर्म तो एक इकोनॉमिक एजेंट होगी, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग नहीं भी होगी तो भी एक फॉर्म क्या है, अपने आप में एक इकोनॉमिक एजेंट है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है एक्सरसाइज डी, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, मैचिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा सबसे पहले दिया गया है हमें चूज द इस कॉलम 1 कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा ये मैचिंग नहीं है, यहाँ पर आपको करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बताना है, तो क्या जनरल इक्विलिब्रियम का हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, नहीं जी। बी नंबर में है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम है, तो कमोडिटी मार्केट का क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम है, बताइए। सी नंबर देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर टेकन एज कांस्टेंट। हाँ ये बिल्कुल सही है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है उसको क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है, जबकि मैक्रो में माना जाता है कि वो वेरी कर रहा है, ठीक है, लेकिन माइक्रो में उसे कांस्टेंट माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर है। 4th नंबर में है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, क्या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो नहीं, ये कौन सी एक्टिविटी है, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ये तो हमें करेक्ट पेयर मिल गया, नेक्स्ट हमारा दिया गया है मैचिंग, है ना, नेक्स्ट में हमें करना है मैचिंग। देखते हैं मैक्रो, चलिए छोटा इधर पढ़ते हैं, कॉलम 2 को पहले पढ़ते हैं। लिमिटेड, देखिए ये अच्छा ऑप्शन भी है आपको एग्जाम में, आपको फटाफट करने के लिए, आप इधर पहले आप कॉलम 1 फिर आप कॉलम 2 पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि जो स्टेटमेंट लंबा दिया हुआ है, चाहे वो कॉलम 1 हो चाहे वो कॉलम 2 हो, कॉलम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट लंबा दिया हुआ है आप उसको पढ़िए तो आपको शॉर्ट आंसर मिल जाएगा बहुत ही ईजिली, है ना। तो यहाँ पर हम कॉलम 2 को पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, अभी हमने पढ़ा, जो लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन किस में देखने को मिलता है, माइक्रो में देखने को मिलता है, ठीक है, तो क्या यहाँ पर माइक्रो दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल दिया गया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, है ना, यानी कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है हमें। मीन्स लार्ज, माइक्रो मीन्स लार्ज। नेशनल इनकम, ये तो एक ही बचा, अ माइक्रो इकोनॉमिक, सॉरी माइक्रो नहीं, अ माइक्रो इकोनॉमिक एजेंट। नेशनल इनकम क्या है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरिएबल है, करेक्ट है। चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।